चलो हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पार्ट की। ओके सो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं पूरा। लेट अस सी ईच एंड एवरी पॉइंट हियर। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। ओके सो पहली चीज तो बच्चों, हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी यू शुड बी प्रॉपरली वेल। दैट इज वेर यू से यू आर इन गुड हेल्थ। दैट इज व्हाट WHO सेज। पहले लोगों को लगता था बीमारी नहीं है, कोई फिजिकल बीमारी नहीं है मतलब तुम हेल्दी हो, बट दैट इज नॉट दैट केस, because it is proven multiple times that mental state can affect the physical health. So if you're mentally good, lot of ailments can actually, it can ease the treatment and you can actually feel good. So health matlab not only physical, but physical, mental, emotional, everything combined gives you a good health. Remember this. पहला definition ये रहा। दूसरी बात, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहा है और हम अगर इम्यूनिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो पहले हमको इम्यूनिटी के बारे में समझना पड़ेगा, इम्यूनिटी क्या होती है। तो लिखो बच्चों पहला पॉइंट, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सो बेसिकली इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी की जो एबिलिटी है डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट? सो इफ आई गिव यू द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, ओके सो बेसिकली इम्यूनिटी को डिफाइन करने से अच्छा लेट अस डिफाइन इम्यूनोलॉजी, बिकॉज दैट विल गिव यू अ क्लियर आइडिया। क्या होता है इम्यूनोलॉजी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of immune system. Which deals with the study of immune system immune responses to foreign substances। सब बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। and their role in resisting and the role in resisting infections by pathogens। अब इसका मतलब अच्छी तरह से समझना बेटा। ट्रेडिशनली इम्यूनिटी मतलब इसी से, अगर तुम बुक में भी देखोगे मस्त लाइन लिखी हुई है, ट्रेडिशनली इट हैज बीन रिफर्ड एज द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट। मतलब मेरी बॉडी क्या रेजिस्टेंस थ्रो कर रही है अगेंस्ट डिसऑर्डर, वो इम्यूनिटी का काम ऐसा बोलते थे। बट जैसे डिटेल में पढ़ाई की, हमने समझने की कोशिश की, तो हमको मालूम पड़ा वही नहीं, क्योंकि फॉरेन सब्सटेंसेस आ रहा है जिसको बॉडी पहचानती नहीं है, उसके अगेंस्ट फाइट करना। मोर देन दैट, जो पैथोजन आ रहा है उसको रेजिस्ट करना, रोकना भी, उसको याद भी रखना, वो भी हम पढ़ेंगे कि एक बार चिकन दुनिया हो गया या अपने को एक बार चिकन पॉक्स हो गया, दूसरी बार नहीं होता। क्यों नहीं होता? बॉडी को पता है कि भाई इसने लास्ट टाइम मेरी वाट लगाई थी पूरी। तो बॉडी में कुछ मैकेनिज्म है जो याद रखती है। मेमोरी सेल्स होते हैं बॉडी में, हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स, मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स होते हैं जो याद रखते हैं भाई कि लास्ट टाइम आया था, प्रॉब्लम कॉज की थी इसने मुझे। एंड दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ वैक्सीन्स। अभी कोविड-19 की में सबको वैक्सीन के बारे में तो बहुत ही मालूम नहीं है। ओके सो बॉडी रिमेंबर्स किसने मेरी वाट लगाई थी। इट्स नॉट ओनली द ह्यूमंस बट द बॉडी आल्सो, तो रिमेंबर्स, है ना। सो इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनिटी है। अब और डेफिनेशन हम समझने की ट्राई करते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, पहले तो डेफिनेशन लिख दो इसका, एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन आएगा। एंटीजन एंटीबॉडी, फिर मतलब क्या बताऊंगा तुम लोगों को। एंटीजन, एनी फॉरेन सब्सटेंस any foreign substance
एनी फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग बॉडी, जो बॉडी में आ सकता है, एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब उसमें इतनी क्षमता है कि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, और जो एंटीजन बाहर से आया है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए बॉडी रिलीज करती है एंटीबॉडी लास्ट में। उसके पहले बहुत सारे और भी लेयर्स होते हैं। स्किन एक लेयर है, फिजिकल बैरियर है, उसके अंदर भी बहुत सारे बैरियर है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, डोंट वरी। सो एंटीबॉडी क्या होती है वो भी लिख दो। द प्रोटेक्टिव केमिकल्स, ये एग्जाम में तुमको डेफिनेशन डायरेक्ट आएंगे, इसके लिखा रहा हूँ। द प्रोटेक्टिव केमिकल्स, जो मोस्टली प्रोटीन्स होता है, द प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स, in response to antigens के अगेंस्ट। तो ये बॉडी में उसी के युद्ध होता है एक्चुअली, एंटीजन एंटीबॉडी का। एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी रिलीज होगा, उसको वाट लगेगा उसकी, है ना, घर में घुस के मारेंगे, है ना। तो एंटीजन एंटीबॉडी। अब हम इम्यूनिटी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे बेटा इम्यूनिटी को। एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं इम्यूनिटी के बारे में। लिखो बेटा, मैं लिखा रहा हूँ, ऐसे नोट्स लिखो। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, लिखो इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न, बचपन से जो इम्यूनिटी अपनी बॉडी में रहती है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम लाइफ टाइम के दौरान पाते हैं, है ना। और जो बोलते हैं ना, जो बच्चे झोपड़ी में रहते हैं या जो बच्चे एकदम गरीब के बच्चे होते हैं वो ज्यादा जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ते, बट ज्यादा बीमार नहीं पड़ते। तुम देखोगे ना, जो बंगलो बंगलो में रहते हैं वो थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा धूल लगेगा उनको तो बीमार पड़ जाते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बचपन से क्या होता है ना, वो लोग धूल मिट्टी में रहते हैं, तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया जाता रहता है, तो एंटीजन जाता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो बचपन से उनकी बॉडी में वो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट रहता है। एंड दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ रियलिटी, है ना। सो वी विल सी दैट ऑल्सो। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इनेट, एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो बचपन से तुम्हारे पास रहते हैं, बॉर्न जब तुम होते हो, एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक। स्किन एक इम्यूनिटी का पार्ट है ना, पढ़ेंगे हम उसके बारे में। फीवर आना भी इम्यूनिटी का पार्ट है, सूजन आना भी इम्यूनिटी का पार्ट है। ऑल दिस आर गुड एक्चुअली, हमको लगता है खराब है, बट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। व्हाई आई टेल यू, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। अभी इतना समझ के रखो। जो इनेट, तो लिखो बेटा इनेट इम्यूनिटी, अब बचपन से पैदा होते हो, बॉर्न होते हो, तभी से होती है। एंड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप। तुम्हारा जो जेनेटिक मेकअप है उसके कारण, है ना। अब ये नॉन स्पेसिफिक होती है ना। एंड मोर देन नॉन स्पेसिफिक, इसमें कोई इम्यूनाइजेशन नहीं चाहिए, पैदा होके जो मिल रहा है ना, राइट। देन तुम लोग और क्या पॉइंट लिख सकते हो? इसके बहुत सारे टाइप्स के बारे में तुम पढ़ सकते हो इनेट इम्यूनिटी का। बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे तुम इस तरह से इसको पढ़ सकते हो, इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहले जैसे तुम बोल सकते हो एपिथेलियल सरफेस। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो तुमको नोटिस करना पहले पहले। सो द इंटैक्ट स्किन एंड द म्यूकस, जैसे फॉर एग्जांपल तो क्या लगता है, तुम खाने बाहर जा रहे हो, भेलपुरी सेवपुरी खा रहे हो बाहर की, या तुमको किसी मच्छर ने या कुछ काट लिया, या कुछ भी बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर चला गया, व्हाट डू यू थिंक, ये हो नहीं रहा है? ये अभी भी हो रहा है, मैं बैठा हूं तभी। इनफैक्ट एक रिसर्च पेपर ऐसा भी बोल रहा था कि जितने तुम्हारे सेल्स है उससे 10 बैक्टीरिया बॉडी में, अच्छे बुरे सब, और तुम मर नहीं रहे। क्यों नहीं मर रहे? बिकॉज ऑफकोर्स देयर इज बैरियर। तेरे तो स्किन ही एक बैरियर है। आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने गोबलेट सेल के बारे में पढ़ा था। गोबलेट सेल्स वो म्यूकस रिलीज करता है, दैट इज इम्यूनिटी का पार्ट। तुम रोते हो टीयर्स में, लाइसोसाइम, सलाइवा में लाइसोसाइम्स, इवन दैट इज इम्यूनिटी का पार्ट। सो टीयर्स में बोलो तुम, म्यूकस में बोलो, तुम्हारे कण कण में
प्रोटेक्शन के लिए सुविधा तो है ही। तो क्या लिख सकते हो तुम एग्जाम में? पहला तो तुम्हारी स्किन जो है, जो म्यूकस है, इट्स अ फिजिकल बैरियर। तुम क्या बोल सकते हो? इट्स अ फिजिकल बैरियर, मतलब ये बाहर जो है फिजिकली, क्या क्या है इसमें? तुम्हारा स्किन है, तुम्हारा म्यूकस है, ये सब तुम्हारे फिजिकल बैरियर का पार्ट है। आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है, अपनी बॉडी में नेचुरली ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड, टियर ग्लैंड्स होता है। उनके भी जो सिक्रीशंस होते हैं उनको बचाते ही तो है। दे प्रोटेक्ट अस इन अ वे और दी अदर। और क्या क्या लिख सकते हो तुम नोज, अपन ने लास्ट टाइम वो पढ़ा था नोज के बारे में, तो हेयर्स होते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिंग यू। सो ऑल दिस आर फिजिकल बैरियर, दे आर क्रिएटेड फॉर यू। सो अच्छी तरह से उसमें दिया हुआ है, जो हेयर्स है, नेजल ओरिफिसेस है, म्यूकस है ना। इनफैक्ट जब तुम नीचे भी जाते हो, इसोफेगस से भी खाना ऊपर जाता है तो पेरिस्टालसिस होता है। वहां पर तुम्हारे बहुत सारे बोलते हैं ना स्पिंस्टर मसल्स होता है, जो नहीं चाहिए उसको ऊपर भेजेगा वॉमिटिंग के द्वारा। इट्स इरिटेशन ना बेसिकली, जो चीज नहीं चाहिए बॉडी फेंकेगा बाहर। सो दिस आर ऑल फिजिकल बैरियर्स व्हिच बॉडी इज क्रिएटिंग। कितने सारे एग्जांपल तुमको मैंने अभी दे दिए। उन वर्ड्स में लिखो ना एग्जाम में, क्यों रट्टा मारना पूरा बुक में, याद रखना पॉइंट्स खाली। तो ये सब तुमको पैराग्राफ में दिए। इवन कफ रिफ्लेक्स इज एन, बहुत बार तुम बोलते हो ना खांसी हो गई, कफ हो गया, तो कुछ आ जाता है अंदर तो बॉडी उसको रिफ्लेक्स है बॉडी का। सच अ ब्यूटीफुल टेक्निक है, सच अ ब्यूटीफुल तरीका है ना। इवन तुम्हारे स्टमक में अगर मैं केमिकली भी बात करूं, HCl होता है, कुछ खा लिया खराब, कुछ अंदर चला गया, एसिड कंडीशन में मर जाएगा वो। तो बॉडी ने बहुत प्रिकॉशन लेकर रखा है बेटा, कुछ भी बॉडी में जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, याद रखना मेरी बात, याद रहेगा। इवन जिंक जो प्रेजेंट होता है और स्पर्मियन करके सीमन में प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है इन नेचर, क्योंकि उसको फीमेल की बॉडी में जाना है। फीमेल की बॉडी एसिडिक होती है और बैक्टीरिया होता है, तो बचना है उसको। तो बॉडी ने बहुत वेल मैकेनाइज्ड है पूरी। ये सब जो ये पॉइंट्स बताया अलग अलग, ये बॉडी के टेक्निक्स है अलग अलग। तो अब ये 222 पेज नंबर 25 से पढ़ना उसको, क्या क्या पॉइंट्स मैंने बता के रखा है, याद रहेगा? सबको याद रहेगा? सेकंड जो चीज है बच्चों तुम्हारी, जो मैंने केमिकल्स के बारे में बताया वो भी याद रखना। केमिकल्स कौन से केमिकल्स के बारे में बताया? HCl के बारे में बताया मैंने, तुम्हारे सीमन में मैंने तुमको बताया, तुम्हारे स्टमक का तो ये HCl का पार्ट हो गया। सीमन में जो तुम्हारा जिंक होता है या तुम्हारा स्पर्मी होता है, तुम्हारे जो नोज में होता है, हेयर्स जो होता है, ये सब जो पॉइंट्स है तुमको याद रखना बेटा। याद रहेगा सभी को? सब लोग ये पॉइंट्स याद रखेंगे। सेकंड तुम्हारे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू। समझने की ट्राई करना। तुम्हारे ब्लड में बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत सारे मैकेनिज्म्स होता है। सिर्फ बॉडी ट्राई करेगा तो जिंदा रहो, बॉडी का एंड गोल वही है, मैं हमेशा बोलता हूं तुम लोगों को। तो तुम कह सकते हो मोर देन 30 सीरम प्रोटीन्स है जो तुम्हारे ब्लड में एक्टिवेट है ना। अब देखो, लिखो बेटा, मोर देन 30 सीरम प्रोटीन्स। कैसा कलर आ गया यार ये? मोर देन 30 सीरम प्रोटीन्स है तुम्हारे बॉडी में, ऑफकोर्स जो इनएक्टिव है। अब अगर समझो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बॉडी में पैथोजन आ गया, क्या आ गया? पैथोजन ने एंटर कर दिया, तो जो इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कैस्केड निकलेगा पूरा केमिकल्स का, चीजों का, जिससे वो मारेगा बैक्टीरिया को, घर पे घुस के मारेंगे हम, है ना। इवन देयर समथिंग कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरफेरॉन्स, सो बेसिकली क्या होता है? ये सोल्यूबल प्रोटीन्स का क्लास होता है। ये लिख लो बेटा, देयर आर पार्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन्स। अगर समझो वायरस तुम्हारी बॉडी में आया, उसको फाइट करना है, तो ये इंटरफेरॉन्स रिलीज होता है। याद रहेगा बेटा? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। बॉडी सब कुछ करता है, तो सर हम बीमार क्यों पड़ता है? बताऊंगा। बॉडी कितना कुछ करता है वो तुमको आगे समझेगा बेटा, डोंट वरी। इधर तक क्लियर है बेटा? ये सब एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, एपिथेलियल सर्फेसेस, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सेलुलर फैक्टर्स।
इननेट इम्यूनिटी। इसको तुरंत घर पे रिवाइज करना बेटा, वरना भूल जाओगे और इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारे बहुत सारे आएंगे। इसमें तुम्हारे आएंगे न्यूट्रोफिल, इसमें तुम्हारे आएंगे मैक्रोफेजेस, इसमें तुम्हारे आएंगे बहुत सारे सेल, नेचुरल किलर सेल्स भी बताऊंगा आगे, बहुत सारी चीजें तुमको बताऊंगा। नेचुरल किलर सेल्स, इसको हम डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी, इसको हम डिटेल में समझेंगे, एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इसको। इनफैक्ट आगे तुमको दिया भी है बहुत सारी चीजें डिटेल में एकदम, इसको हम पहले ही समझ लेते हैं। चलो इसके मदद से हम समझ लेते हैं, समझ ले। चलो अच्छी तरह से देखना बेटा, समझा एक बैक्टीरिया है, समझा एक बैक्टीरिया है। मुझे कैसे मालूम पड़ा बैक्टीरिया? देख के तो मालूम नहीं पड़ता। उनके पास एंटीजेंस होते हैं। क्या होता है? एंटीजेंस। क्या होता है? स्पेसिफिक बैक्टीरिया, स्पेसिफिक एंटीजन। अब फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन सेल है, मालूम कैसे पड़ता है वो ह्यूमन सेल है? एंटीजन है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एमएचसी मॉलिक्यूल्स। क्या बोलोगे? MHC1 MHC2 बहुत सारे होते हैं। MHC1 करके एक मॉलिक्यूल्स होता है, तुम्हारे सेल में वो अटैच्ड होंगे, उससे मालूम पड़ता है कि भाई ये ह्यूमन का सेल है। तो खुद का सेल कभी सोचते होंगे ना अपने बॉडी में एंटीजन भी है तो एंटीबॉडी भी होगी, तो बॉडी खुद की एंटीबॉडी को मार क्यों नहीं देती? क्योंकि देखो बेटा, ये जो एंटीजन होता है ये एक्चुअली एक आधार कार्ड की तरह होता है कि मैं इंडिया का निवासी हूँ। तो अपने बॉडी में भी एंटीजन है, अपने बॉडी में भी एंटीबॉडी है, लेकिन वो एंटीबॉडी एंटीजन को मार नहीं देता, नहीं मारता, क्योंकि उसके पास वो आधार है कि मैं बॉडी का ही हूँ। और वो कैसे? क्योंकि उनके एमएचसी मॉलिक्यूल्स है। क्या है? लिखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ। चलो समझो, ये ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल के पास भी एंटीबॉडी होंगे, एंटीजन होंगे, और ये मोस्टली प्रोटीन्स होता है, प्रोटीनियस होता है। और बेसिकली ये क्या होता है? MHC1 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? MHC1 मॉलिक्यूल्स। सर इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर, या कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो तुम लोग, ज्यादा बेटर वर्ड है। MHC, हाँ MHC, MHC। कुछ पार्ट्स में लड़कों और लड़की के MHC मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होते हैं बेटा। इनका रोल अट्रैक्शन में बहुत है, MHC मॉलिक्यूल्स का, साइंस ऑफ अट्रैक्शन में कभी पढ़ोगे उसके बारे में, तो MHC मॉलिक्यूल्स का वर्णन वहां पर भी होगा। बॉडी में बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती है। तो मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो सपोज करो बच्चों, ठीक है, मैंने क्या बोला, तुम्हारी बॉडी में स्किन है, म्यूकस है, सब कुछ है, बट समझो तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है और तुम्हारा स्किन का लेयर फट गया है फॉर एग्जाम्पल। स्किन का लेयर ऊपर बहुत छिड़ जाता है ना, और बैक्टीरिया अंदर घुस गया। अब बैक्टीरिया को मारना है, तो अब अलग अलग सेल्स आएंगे, अब युद्ध होगा, महायुद्ध होगा बॉडी में, देखना मजा आएगा तुमको। बॉडी में कितने कितने सेल्स कितनी कितनी कुछ करते हैं हमारे लिए, है ना? तो समझने की ट्राई करें। इधर तक क्लियर है? MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने पास। अब क्या होता है, समझ गया, उंगली कट गई और फिजिकल बैरियर क्रॉस कर दिया, ब्लड में चला गया फॉर एग्जाम्पल, ये बैक्टीरिया है, ब्लड में चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो जूम कर रहा हूं, बैक्टीरिया ब्लड में चला गया फॉर एग्जाम्पल। और बैक्टीरिया का काम क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई करना, बच्चे पैदा करना, और क्या करने का उसको? तो ठीक है, हमने क्या बोला, ठीक है बहुत सारी जगह बॉडी में है तो कर लेते बच्चे पैदा, लेकिन ये क्या शाना है बहुत, इसका बच्चे पैदा करके मन नहीं भरता, इसकी चुगली भी बहुत है। तो टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है बैक्टीरिया, है सर, ये बहुत सारे क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन्स, हार्मफुल टॉक्सिन्स।
ऑफ कोर्स दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. द इम्यून सिस्टम विल हाइपर रिएक्ट नाउ कि भाई क्या है ये सब, रहने के लिए जगह भी दूं, ऊपर से तू मारे भी मेरे को, तो वो तो नहीं चलने वाला. ठीक है, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं. चुगली कम नहीं है. अब क्या होगा, टॉक्सिन रिलीज कर दिया, अब तुम्हारे स्पेशल सेल्स होंगे. जिनको हम बोलेंगे ब्रेन ऑफ इम्यून सेल्स. लिखो, नाम लिखो, ब्रेन ऑफ इम्यून सेल्स, ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम. जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक सेल. अब वो क्या करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे इसको. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इधर अपने ह्यूमंस की भी तो सेल है ना बच्चों, राइट? ह्यूमंस की भी तो सेल है. तो वैसा ना हो जाए कि बैक्टीरिया को भी मार दिया, ह्यूमन के सेल को भी मार दिया. लेकिन ह्यूमन के सेल के पास क्या होता है, एंटीजन होता है. कौन सा एंटीजन होता है? MHC1. तो रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई ये ह्यूमन का सेल, इसको मारना नहीं है. अब समझने की ट्राई करना क्या होता है. देखो समझना बच्चों, मैं आपको ना मस्त समझाता हूं एकदम. अभी तक ना ब्लड वाला पार्ट में तुमको बताया नहीं, अपने रेस्पिरेशन चैप्टर किया ना, उसमें हमने ब्लड का पार्ट अब तक किया नहीं है. तो ब्लड का है ना बेसिक समझ में आना. तुम्हारे बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया गया, वायरस गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तुम्हारी बॉडी के WBC एक्टिवेट हो जाते हैं. इसके लिए व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, याद रखना, है ना. तो WBC बहुत चाहिए बॉडी में. तब क्या होगा, तुम्हारे WBC दो प्रकार के होते हैं. देखो बेटा पहले तो इसके बाद थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं तुम लोगों को, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा. अग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट. अग्रेन्युलोसाइट में तुम्हारे दो टाइप के सेल्स होता है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स. और ग्रेन्युलोसाइट्स में होता है, तुमने सुना भी होगा, इएसनोफिल, सुना है कभी? एसिडोफिल, बेसोफिल, सुना ही होगा तुमने. न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल का बेसोफिल आएगा यहाँ पे, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल. अब ये जो मोनोसाइट्स है और जो न्यूट्रोफिल है, ये बहुत खतरनाक है. छोटा साइज बड़ा धमाका. ये दोनों भी कैसे हैं, फैगोसाइट्स है. कैसे है बच्चों, फैगोसाइट्स. समझते हो फैगोसाइट्स का मतलब क्या? अटैकिंग दी पीपल हु आर हार्मफुल और अटैकिंग द पैथोजेंस व्हिच आर हार्मफुल. ये जो मोनोसाइट्स है और जो न्यूट्रोफिल है, ये हाथ पे धरे हाथ बैठने वाले नहीं है बच्चों. They're not going to sit idly and watch the tamasha. They're going to go and what लाएंगे सबकी. तो समझने की ट्राई करना. सबसे पहले कौन वाट लगाएगा? मतलब कभी पस जमता है बॉडी में, अपने को लगता है क्या है वो पस, मतलब न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ चुका है, याद रखना. और जो पस क्या है, वो डेड बॉडी है बेसिकली न्यूट्रोफिल की. मार इतना मारा है उसको कि पस जनरेट हो गया है. दैट्स अ गुड थिंग, मतलब बॉडी रिएक्ट कर रही है तुम्हारी. समझने की ट्राई करना. लेकिन अब समझो मोनोसाइट्स लड़ने गया. मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये मोनोसाइट्स लड़ने गया, ये न्यूट्रोफिल लड़ने गया. लड़ा, बहुत सारे बैक्टीरिया को मारा भी, पस जनरेट हुआ, मतलब बॉडी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रही है. व्हाट इफ इनसे भी नहीं मरे, अपनी बॉडी में नेचुरली है, बट व्हाट इफ बैक्टीरिया इतना मल्टीप्लाई कर चुका है, इतना शक्तिशाली है कि इनसे भी नहीं मर रहा, मोनोसाइट से भी नहीं मर रहा, न्यूट्रोफिल से भी नहीं मर रहा. तो क्या करेंगे? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. उस केसेस में इनेट इम्यूनिटी काम नहीं आएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की. तो नाउ लेट अस मूव टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ऐसे केसेस में हमको किसकी याद आती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अच्छा, इनेट इम्यूनिटी में और भी चीजें याद रखना. अगर फीवर भी आ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग. ये डी पॉइंट था इनेट इम्यूनिटी का, फीवर. यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो. फीवर, टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का. जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है तो केमिकल ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है, मतलब भाई मारने दारने का काम चल रहा है, फीवर आया, अच्छी बात है ना. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, याद रहेगा, सबको याद रहेगा। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता क्या है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको पता होने चाहिए, चलिए लिख लो। पहला तो ये है, ये स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा। अब इनेट क्या है, आ गया, ले भागो लड़ो, लड़ो, ऐसा ना लड़ो डायरेक्ट। एक्वायर्ड स्पेसिफिक है, अच्छा भाई चिकन बॉक्स था लास्ट टाइम, अच्छा अच्छा अच्छा, बॉडी ने मेमोरी ने सेल्स ने याद कर लिया चिकन बॉक्स था लास्ट टाइम, अच्छा इस बार वापस आया चिकन चिकन अपना चिकन गुनिया के या चिकन बॉक्स के कुछ वायरस या बैक्टीरिया वॉट एवर जो भी बीमारी आई अंदर, अच्छा लड़ना है, रेडी है, बॉडी का सिग्नल रेडी है भाई, मारना है इसको। तो स्पेसिफिक है, इसको मालूम है कि भाई ये नेक्स्ट टाइम आया तो बच के रहना एकदम, है ना। सेकंड है डाइवर्सिटी, तुम जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें तुम कितना वेराइटी लोगे। अब दुनिया भर की बीमारी आती है, अभी कोरोना चल रहा है, बहुत लोग एंटीबॉडी जनरेट कर लेते हैं बॉडी में, है ना। अब कितने वेरिएंट आएंगे, तो हर बार बॉडी में कुछ होगा तो बॉडी हाइपर रिएक्ट करेगी, बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम सीखते हैं ना, लाइफ में भी हम सीखते हैं, उसे बॉडी भी सीखती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या, सीखना बॉडी का, याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल एंड नॉन सेल। मतलब कौन सा खुद का सेल है, जैसे आप MHC1 मॉलिक्यूल सर बताया फॉर एग्जांपल, और कौन सा किसी और का सेल है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मालूम पड़ जाता है बॉडी, याद रहेगा। खुद में और दूसरों में मालूम पड़ा कि युद्ध करने गए, अपने सोल्जर्स को भी मार दिया, दूसरे को भी मार दिया। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, डोंट वरी। अब कुछ इनकाउंटर हुआ अपने मेरे बॉडी में, अगर मेरे को ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कोरोना हुआ है, मेरे को स्वाइन फ्लू हुआ है, तो मेरे चांसेस बहुत ही कम है वापस होने के स्वाइन फ्लू, क्योंकि वो बॉडी को याद है कि भाई लास्ट टाइम हुआ था, मुझसे को प्रॉब्लम हुई थी, तो बॉडी ने मेमोरी क्रिएट की हुई है उसकी, कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ कैरेक्टर्स है, यूनिक फीचर्स है। एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो ओन वर्ड्स में लिख पाओगे बेटा आप लोग, यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझ लेते हैं। देखो बेटा ये 20 एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स है बेटा, प्लीज लिखना है इसको। 2 टाइप्स है इसके, एक तो है एक्टिव इम्यूनिटी, एक तो है पैसिव इम्यूनिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक भी। अब एक्टिव इम्यूनिटी में 2 प्रकार होते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। गैस करोगे क्या होगा, गैस करोगे। वैक्सीन। एक्सीलेंट, जैसे वैक्सीन एक वो तो आर्टिफिशियल लेकिन बाहर से हो गया ना, वो तो एक बाहर की चीज हो गई, वो अलग चीज हो जाती है बेटा बाहर की, बट एक तरीके से तुम सोच सकते हो, बट इट्स अ एक्सटर्नल थिंग। व्हाट कैन बी मोर नेचुरल, सपोज आई गॉट स्वाइन फ्लू, मेरी बॉडी में अब इम्यूनिटी पैदा हो गई उसके अगेंस्ट, बर्थ से नहीं है, बट मेरे को हुई बीमारी, बॉडी ने प्रोड्यूस की इम्यूनिटी एंड वी गॉट इट, तो दिस इज नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे बुक में तुम्हारे एग्जांपल दिया उन्होंने मिसल्स का, है ना, चिकन पॉक्स का ले लो, एंड इट्स लाइफ टाइम, दैट्स द बेस्ट थिंग। अब आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा, इट कैन बी मोर, सी इम्यूनिटी यही है बट आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है। तो जो वंशिका ने बोला वैक्सीन्स, बच्चों को जो देते हैं BCG वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, पोलियो के अगेंस्ट, व्हाटएवर, ऑल दिस थिंग्स आर आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिविटी, वी आर गेटिंग द इम्यूनिटी बट इट इज आर्टिफिशियल। पहला वाला वाज नेचुरल कि भाई नेचुरली बॉडी में आ रही, याद रखना है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया अच्छी तरह से क्लियरली। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। अब यहां पर बॉडी सेल्स एक्टिव पार्ट नहीं करते हैं, ये हमको मिलता है, तो 2 प्रकार के होते हैं, लिख लो बेटा। एक है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी,
अब ये क्या होता है, मैं हमेशा तुमको बोलता हूँ मदर्स मिल्क, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट कंटेन्स कोलेस्ट्रम, इट कंटेन्स एंटीबॉडी. तो बच्चों जिनको नहीं मिलता मदर का ब्रेस्ट मिल्क और वॉट एवर रीजन, बिकॉज ऑफ एडॉप्शन ऑल्सो, एडॉप्शन के कारण भी उस जो बच्चा है उसको मदर का ब्रेस्ट मिल्क ना मिले तो उनको अलग तरह से पैकेज्ड मिल्क होता है उनके लिए, तो उनको कोलेस्ट्रम नहीं मिलता जो मदर के मिल्क में होता है, एंटीबॉडीज नहीं मिलता. इनफैक्ट तुम्हारी बुक में दिया भी है उसके बारे में कि जो ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में कि कैसे कोलेस्ट्रम जो मदर मिल्क है उससे अलग अलग एंटीबॉडी जनरेट हो सकती है. तो ये देखो, ये बॉडी ने खुद ने प्रोड्यूस नहीं की, तो ये पैसिव हो गई ना. मदर is a different entity, right? So from mother we are getting it. So that is a natural acquired passive immunity. याद रहेगा everybody? So please इसको learn. लास्ट आता है तुम्हारा बच्चों artificially acquired passive immunity. इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं तुमको देता हूं. जो एंटीबॉडीज ऑब्टेन करते हैं हम, समझो रेबीज का प्रॉब्लम है, डर लग रहा है क्या है, तो उसके अगेंस्ट भी होता है. सो वी कैन हॉर्स से लो या तुम डॉग या व्हाटएवर वैक्सीन जो हम लेते हैं या जो इंजेक्शन हम लेते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होता है किसी और एंटिटी से, दैट इज नथिंग बट आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. याद रहेगा. वहां पर नेचुरल में क्या था, मदर मिल्क नेचुरली मिलता है. दिस यू आर टेकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंटिटी, दैट इज ना आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. याद रहेगा बच्चों. तो दिस आर द वेरियस एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट यू कैन हैव. अब थोड़ा उस पे वापस जाते हैं. हाँ एक सेकंड. तो अब हम आगे देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कैसे किस हद तक बॉडी लड़ती है, पूरा कैसे फाइट करती है अल्टीमेट, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट.